जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, आज बात करेंगे और एक अनसंग हीरो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मुझे भी शर्म आ रही है कि मैंने इनका नाम तो दिया था लेकिन इनके बारे में आपको बताया नहीं था। मानाजी पाईगुड़े। मानाजी पाईगुड़े वो सरदार थे जो शिंदे, होळकर, पवार के समकक्ष थे। पराक्रमी भी थे और औहदे में उनके बराबर थे। तो एक रणधुरंधर मानाजी पाईगुड़े के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे ये भी बता दूँ कि मुझे अभिनंदन करना है श्रीमान मुकुंद पाईगुड़े और अरुण पाईगुड़े। ये दोनों चचेरे भाई हैं और ये हमारे मानाजी पाईगुड़े के वंशज है। उनका शतशः मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि तकरीबन 20 साल से पूरे हिंदुस्तान में और लंदन जाके बड़ी मेहनत करके उन्होंने मानाजी का सच्चा इतिहास, उनके पत्र आज दुनिया के सामने उन्होंने लाए हैं। तो उनका पुनश्च अभिनंदन। बात शुरू होती है मित्रों जब राघोबा दादा के नेतृत्व में मराठी सेना लाहौर पहुंची थी। तब उनको मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया है कि सिखों का साथ जबरदस्त मिला था। लाहौर तक तो मराठी रावी के किनारे तो आ गए थे, सामने लाहौर दिख रहा था। तैमूर और जहान खान दोनों डर गए, लाहौर से भाग गए। लाहौर से जब तैमूर भागा तो उसके पास लाहौर में तब 400 गुलाम थे। उसमें 16 गिलमे भी थे। गिलमे के बारे में मैंने आपको बताया है, खूबसूरत मासूम बच्चे। और उनको गुलाम बना के क्या करते होंगे? बच्चेबाजी करते होंगे और क्या करते होंगे। तो ऐसे 400 थे। अब 400 गुलामों को डर के मारे तैमूर ने छोड़ दिया, अपनी संपत्ति लेके वो भाग गया। अब उसमें एक गुलाम था तहमस खान, उसको भी तैमूर ने मुक्त कर दिया। आगे फिर तहमस खान ने लाहौर के दरवाजे मराठों के लिए खोल दिए और लाहौर शहर में प्रथम पांव रखने वाला मराठी बहादुर थे वीर मानाजी पाईगुड़े। वैसे मराठों ने रावलपिंडी जीती थी, वहां से सिंधु तट पर आए थे, वहां नदी के उस पार अटक भी था। यानी 10 अप्रैल को लाहौर में मराठों ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। 10 अप्रैल 1758 58। 10 अगस्त पे उन्होंने अटक पे विजय अपना दर्ज किया है। लाहौर में सिखों के जत्थों के साथ मराठी अंदर घुसे। वीर मानाजी पाईगुड़े थे, वीर गंगाधर यशवंतराव थे, बाजीराव रेठरेकर थे, गोपाल गणेश कर्वे थे, तुकोजी होळकर थे, खंडोजी कदम थे, नरसोजी पंडित थे, साबाजी शिंदे थे। ऐसे महाधुरंधर मराठे। और उनका नेतृत्व किया था राघोबा दादा ने, रघुनाथराव पेशवे ने। दादा ने वहां से एक पत्र भेजा है, इसकी चर्चा मैंने पूरे एक एपिसोड में की है। तब हमारे रणधुरंधर मानाजी पाईगुड़े एक अनुभवी और युद्ध शास्त्र में माहिर योद्धा उसके साथ थे। 1734 में मित्रों बाजीराव के उत्तर के अभियान में मालोजी शिंदे, मल्हारबा होळकर, यशवंतराव पवार अपने मध्य प्रदेश के धार संस्थान वाले, गोविंदराव हरि पटवर्धन जिन्होंने कर्नाटक में बड़ा पराक्रम दिखाया, वो गोविंद पंत हरि पटवर्धन, इन जैसे धुरंधरों के साथ हमारे वीर मानाजी पाईगुड़े भी थे। उनका नाम इतिहास में इक्का दुक्का बार आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता, ये दुर्भाग्य है।
मित्रों, फरवरी 16 1751 का एक पत्र है। उस पत्र में बेळगाव जीत का सारा श्रेय नारायणराव घोरपड़े के साथ वीर मानाजी पायगुड़े को भी दिया गया है। उसका उल्लेख उस पत्र में है। 1748 में आंग्रे के विरुद्ध कोंकण में मानाजी पायगुड़े ही थे जिनकी तलवार बड़ी तेज चली थी। 22 जनवरी 1749 के पत्र में विठल शिवदेव ने वीर मानाजी का बहुत ज़्यादा गौरवगान किया है। नाना को लिखे पत्र में विठल शिवदेव कहते हैं कि बुंदेलखंड के तेजगढ़ में मात्र 3000 मराठी मावड़ों के साथ वीर मानाजी और उनके पुत्र बालाजी ने पूरे गढ़ को घेरा डाला था और अंतिमतः तेजगढ़ पे विजय दिलाई थी। उस युद्ध में मांझी ने उनका पुत्र लालजी के पराक्रम से सबको चौंकाया था। तेजगढ़ किले में लालजी को मित्रों वीर वरण प्राप्त हुआ। फरवरी 14, 1756 के पत्र में गोविंद पंत बुंदेला बरकुल्ला पठान के विरुद्ध वीर मानाजी पायगुड़े के पराक्रम को वंदन करते हैं। ये औकात थी वीर मानाजी पायगुड़े की। जून 1757 में मराठों ने लाल किले पे मित्रों कब्जा कर लिया था। वहां भी काबुल दरवाजा और लाहौर दरवाजे पे सारा नियंत्रण, सारी सुरक्षा व्यवस्था पेशवाओं ने मानाजी के हाथ दी थी। मानाजी की टुकड़ी उनकी सुरक्षा दरवाजे की सुरक्षा कर रही थी। मानाजी ने दिल्ली से अटक तक चौकियां अपने टुकड़ियों की बिठाई थी। कैप्टन वासुदेव बेलवलकर जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने उल्लेख किया है कि खैबर खिंड के पास एक छोटा गांव था जमरूड। उस जमरूड में एक किला था। उस किले में मानाजी, साबाजी शिंदे, तुकोजी होळकर, केशवराव पानसे, इन 4 सरदारों के साथ मराठों ने किला काबिज किया और उस किले पे भगवा झंडा फहराया। इसलिए कहावत मराठी में बड़ी फेमस है, अटके पार झंडे, यानी अटक से आगे मराठों ने झंडे गाड़े थे। मराठी कहाँ तक गए थे? खैबर खिंड तक पहुंचे थे, अटक से आगे। वहां जमरूड के किले पे भी उन्होंने भगवा लहराया था। इसलिए अटक पार झंडे हम कहते हैं, सभी भारतीय कहते हैं। पानीपत युद्ध पे रचा जो एक वीर रस का गीत है उसे मराठी में पोवाड़ा कहते हैं। एक पूरा गीत मित्रों वीर मानाजी पर है। मित्रों, आपको आपके घर की जितनी मालूमात होगी, मैं सही कह रहा हूं मित्रों, आपको आपके खुद घर की जितनी मालूमात होगी उससे कई गुना ज्यादा लाहौर की जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। थोड़ा सा अपडेट बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको समझो कि इंटरनेट में लाहौर की प्रतिमा क्या है। हमारे आराध्य श्री राम जी के पुत्र लव ने इस नगरी को बसाया था। उसका नाम था लवपुरी, जो आज लाहौर बन गया है। कुछ कहते हैं कि कोई लोहार थे और लोहार ने बनाया इसलिए लाहौर पड़ेगा। नहीं, सबसे शुरुआती में ये नगरी को बसाने वाला श्री राम पुत्र लव था। उसका नाम लवपुरी ही था। बाद में फिर वो लवपुरी से लाहौर हो गया। लवपुरी को कभी लघु काशी भी कहा जाता था। ईस्वी सन 982 में 982 में
हदूद अल कलाम अल आलम, हदूद अल आलम एक कवि और लेखक था। उसके अनुसार लाहौर अति भव्य और प्रभावशाली मंदिर, विशाल बाजार एवं बाग बगीचे का नगर है। ये हदूद अल आलम कहता है। लाहौर में कई बार यानी 1947 तक हिंदुओं का नरसंहार लगातार होते आ रहा है। जाहिर है इन ये कायर और नाकाम गद्दारों ने, उसमें हमारे हिंदू ज़्यादा है, उन्होंने अपनी धोती छोड़कर सलवार पहन ली डर के मारे। लाहौर के मंदिरों में सारी मूर्तियां आज गायब हो गई है। बताने की जरूरत नहीं है गायब क्यों हुई, आगे बढ़ते हैं। ईस्वी सन पूर्व जितने भी लेखक हैं, उन लेखकों का लव के मंदिर का, विष्णु मंदिर का बार बार उल्लेख वहाँ पे मिलता है। हदूद अल आलम के, जैसे मैंने कहा, 982 में लिखे किताब का अंग्रेजी संस्करण व्लादिमीर फेडोटोनिक मिनोस्की ने किया है। उसका नाम है रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अ पर्शियन ज्योग्राफी। 1927 का ये प्रकाशन है और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। मित्रों, कृपया आप उसकी कॉपी लेने की जरूर कोशिश करें। बाजार और उनके चारों ओर बसी सदन बस्तियों का वहाँ पे विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। ये बस्तियाँ एक ही परकोटे से घिरी थी। तो आपको अभी पता चला होगा कि लाल किला और लाहौर का किला में समानता क्या है। अब आपको समझ आया होगा। टोलोमी जैसा आदमी भी यहाँ पे आया था। उसने इस नगरी के भव्यता का वर्णन अपने पुस्तक में किया है। आगे चले तो बिम्सार के समकालीन एक, क्या कहते हैं उसे, एक प्रवासी था। उसका नाम था, उसका नहीं, नाम ये हो गया स्टैम्प, वो नाम पे है तो वो नाम नहीं बता रहा हूँ। जो भी है, बिंबसार के समय लुवाणा क्षत्रिय नामक वर्ण का एक राजा यहाँ राज करता था। नहीं, मैं उसके ऊपर स्टैम्प आया है तो स्टैम्प की वजह से वो नाम गायब हो गया है, नहीं तो वो नाम भी प्रवासी का नाम जिसका पुस्तक है वो मैं बता पाता। बर्टन के अनुसार ये लवाणा क्षत्रिय लोह राजा, लोह राणा कहलवाते थे। आज भी मित्रों बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में इन लोह राणाओं का वास्तव्य है। फायान इन्हें बहादुर लोहाना वंश कहता है। वेनसैंग कई परिवारों का एक विशाल नगर लाहौर को कहता है। सिंध से व्यास तक इस लाहौर नगरी का फैलाव था। प्लूटार्क सिंधु तट पर नागाओं के संघर्ष का भी विस्तृत वर्णन करता है। 682 के अरबी धर्मांध मोमिनों का शिकार ये शहर पहली बार हुआ। शाकाल द्वीप यानी सियालकोट, शाकाल द्वीप तो सभी सूर्योपासक जो हिंदू थे, सनातनी थे, उसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जैसे मैंने कहा, गजनवी भी पहले 3 बार लाहौर को जीत नहीं पाया था। बाद में आगे 1022 में जाकर ये मोमिन जानवर लाहौर जीतने में सफल हुआ है। पूरे शहर को गजनी ने आग में झोंका। मंदिर नष्ट किए, गुरुकुल नष्ट किए, ब्राह्मणों का यानी लिखे पढ़े जो हिंदू थे उनका निर्मम संहार गजनी ने किया। मोमिनों को पढ़ाई लिखाई से भाई मनस्वी छीड़ है। पूरा नालंदा विद्यापीठ जला दिया। बताओ, 683 से 870 तक कई लड़ाइयां हुई और सारी लड़ाइयों में लवपुरी के हमारे हिंदुओं ने अंतिम सांस तक आक्रांता धर्मांध मोमिनों का संघर्ष किया है।
यहाँ नागवंशी एक टाक साम्राज्य था जो अपने आप को भरतपुर व तक्षक के वंशज मानते थे। 843 में कल्हर से हिंदूशाही का भी उल्लेख मिलता है। कल्हर के 8 वंशजों ने ईरान तुर्कस्तान तक अपना साम्राज्य बढ़ाया था। इसी घराने का था त्रिलोचन पाल, जिसको गजनी को जिसने हरवाया था, यही नाम है। उसके एक लड़का था भीमपाल। भीमपाल ने अपने राज्य की सीमा उज़्बेकिस्तान तक बढ़ा दी थी। लेकिन कई पुस्तकों में मित्रों त्रिलोचन की जगह आनंद पाल ने गजनवी का पराभव किया, ये उल्लेख है। हमारे पूज्य सावरकर जी का भी यही मानना है कि वो आनंद पाल था, त्रिलोचन पाल नहीं था। जीत आनंद पाल ने ही दर्ज की थी। आनंद पाल के हाथी ने दूसरी बार ऐन मौके पे युद्ध में आनंद पाल को धोखा दिया और वहां उस युद्ध में गजनी जीता। आप वो मेरा एक पुराना एपिसोड है, वो आप जरूर सुने। 25वां ही होगा, 25 या 23 ऐसा कुछ है। आप कृपया सुने, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो माना जी ने सर्वप्रथम लाहौर में प्रवेश किया। मराठों का लाहौर वासियों ने अभूतपूर्व वहां पे स्वागत किया है। गुलाब की पंखुड़ियां और गुलाब जल छिड़का के मराठी फौजों का स्वागत लाहौर नगरी में किया। लाहौर वासियों ने शालीमार बाग में बड़ा मंच लाहौर की जनता, स्थानिक जनता ने खड़ा कर दिया था। वहां जम के सारे लाहौर वासियों ने जश्न किया। अब ऐसा सब देख के हमारे बखरकार को लगा कि भाई दूसरे दिन घर वापसी शुरू होगी। मासूम मराठा था, क्या करे। उसको लगा कि भाई जो भी है हिंदू जीता है तो दूसरे दिन से घर वापसी होगी, क्योंकि वो जहां भी लाहौर में देख रहा था सब तो धर्मांतरित हिंदू ही झूमते हुए उसे नजर आए थे। एक रात में पता नहीं क्या हुआ, एक के भी घर वापसी मराठे नहीं कर सके। दुर्भाग्य है ना, लेकिन ये सच्चा इतिहास है। मराठे एक को भी घर वापस नहीं ले पाए। राघोबा दादा ने अपनी सेना को पूरे हफ्ते छुट्टी घोषित की। सारे मावड़े पूरे 8 दिन लाहौर नगरी में घूम रहे थे, दावत उड़ा रहे थे। कई जगह वो निमंत्रित भी थे, वहां भी जा रहे थे। आज सुन के लगता है कुछ हमारे सनातनी संस्कार लाहौर वासियों में शायद तब जीवित होंगे, शायद कह रहा हूं। और आज 2025 में जब हम देखते हैं, इन्होंने सारे संस्कार मित्रों अब दफन कर दिए हैं। लाहौर वासियों ने अपने घर वापसी का रास्ता कायम स्वरूपी शायद बंद किया है, शायद नहीं 100% बंद किया है। अब वो तारिक मसूद, देवबंदी, वो साद रिजवी, वो डीजल फजरुल रहमान, इन लोगों के ट्रक के पीछे लग गए हैं और उनके पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ने दो, क्योंकि मुझे पता है अब घर वापसी नहीं होगी, 100% नहीं होगी, क्योंकि ये अब मनुष्य रहे ही नहीं हैं। ये तो जंगली जानवर बन चुके हैं, गंदी नाली के कीड़े सारे लाहौर वासी। क्योंकि उनकी सोच, उनका वक्तव्य आप जब सुनोगे तो आपको घृणा आएगी। वंदे मातरम।